हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे धारावाही परिनालिका के लिए व्यंजक। प्यारे बच्चों, एम्पियर का परिपथी नियम हमने कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, जिसका पहला अनुप्रयोग भी हमने करा दिया था और ये दूसरा अनुप्रयोग है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से जाकर के देख सकते हैं। ये धारावाही परिनालिका होता क्या है, इसके बारे में आपको समझना है कि धारावाही परिनालिका है क्या। मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ किस तरीके से है, या तो आपका एस्बेस्टास का हो सकता है, एस्बेस्टास के अलावा चीनी मिट्टी का ले सकते हो। तो ये हम एक बेलनाकार होता है बच्चों, तो उसी क्रम में हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे और चित्र भी आपको बनाना है। तो ये अपना बन चुका है, ये आपका है विद्युत रोधी पदार्थ, या तो चीनी मिट्टी का हो सकता है या तो एस्बेस्टास का आप ले लो। अब इसमें विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेटेंगे। एक बच्चा ने कमेंट किया था, सर विद्युत रुद्ध है तो फिर धारा कैसे बहेगी। अरे भाई, ये इसमें मान लीजिए अंदर तांबे की तार है, ऊपर से विद्युत रोधी पदार्थ लपेटा गया है, ताकि भाई हम हाथ से छुए तो करंट फ्लो हो, तो हमारे हाथ में करंट ना लगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। विद्युत रुद्ध तांबे का तार का मतलब यह है कि अंदर तांबे की तार ही है, लेकिन उसके ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ है। क्या है बच्चा? विद्युत रोधी पदार्थ है। ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन बन रहता है कि विद्युत रुद्ध तांबे की तार क्यों बोला गया। क्योंकि भाई अंदर तांबे का ही तार है, लेकिन उसके चारों ओर आप देखो, घर में जो वायरिंग होती है, आप कहीं भी वायर देखो, है ना, ऊपर से रबर का विद्युत रोधी पदार्थ लगा रहता है ना। तो ये विद्युत रुद्ध तांबे का तार का मतलब भाई आप लोग याद रखिएगा कि भाई अंदर उसमें धारा बहेगी, तार है, लेकिन उसके चारों ओर कुछ अलग पदार्थ लगा हुआ है। अब इसमें अपन देखिएगा, ये अपना डायग्राम हो जाएगा और एक परिनालिका का रूप आप लोग देख सकते हो। ये परिनालिका का रूप होगा। अब इस परिनालिका के कारण बच्चों ये बोला गया कि जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसका हमको, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के थ्योरम के लिए गणना करनी पड़ेगी। कि परिनालिका है क्या? एक लंबी बेलनाकार कुंडली है, देख सकते हो, है ना, जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टास आदि पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार के बहुत सारे फेरे पास पास लपेटकर बनाए जाते हैं। कितना सिंपल है कि हमने, जैसे हमारे पास ये आपका क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है, जैसे एस्बेस्टास हो गया, है ना, चीनी मिट्टी हो गया। अब इसमें ये मान लीजिए तांबे का तार है, तो इसको अपन ऐसे बार बार लपेटेंगे, और जब लपेटेंगे तो एक क्या बन जाएगी, परिनालिका बन जाएगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलिए थ्योरम पर बात करते हैं। अब जैसे हम मानकर चलेंगे भाई, इस पे अपन क्या मान, देखो एक बंद लूप तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो बंद लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी तो हमने धारावाही परिनालिका के बारे में बात करा कि धारावाही परिनालिका है क्या। चलिए हम आपको बताएंगे कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। ये धारा बह रही है, ये धारा का डायरेक्शन है, और आप सबको पता है कि धारा के कारण, जैसे मान लीजिए धारा ऊपर की ओर बह रही है, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि धारा की दिशा में अंगूठा की दिशा हो, तो उंगली को जिस दिशा में मोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। तो हर एक फेरे पर बच्चों जो चालक तार में धारा बह रही है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। तो इसमें दो प्रकार का डायरेक्शन होगा, जो अपोजिट होंगे एक दूसरे को निरस्त कर देगा, केवल इसके अंदर, है ना, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स्ट्रा चीज है, परिभाषा यदि पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। डायग्राम भी हमने बना दिया है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसको लिख सकते हो, ये आपका विद्युत रोधी चीनी मिट्टी पदार्थ होगा, ये विद्युत रोधी तांबे के तार का बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों कि हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जब हम परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। तो देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पर परिनालिका के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है तो माना किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n तथा इसमें बहने वाली धारा I है। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एकांक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है तथा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान तथा बाहर लगभग शून्य हो जाता है। मतलब अंदर चुंबकीय क्षेत्र रहता है, बाहर बिल्कुल खत्म हो जाता है। चलिए बाबूजी बढ़िया समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे। आप लोगों को समय देना होगा। क्लास में मजा तभी आता है जब बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है ना। अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा तभी मजा आएगा क्लास में, समझिएगा भाई। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, कॉपी कर लो। इसी से मान लीजिए एक ये पॉइंट करते हैं, एक अपना यहाँ पे पॉइंट करेंगे और एक अपना ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है सर, एक ये पॉइंट कर लो और एक ये पॉइंट कर लो। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान रखना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। देखो डायग्राम भी बढ़िया बनाता हूं ताकि नंबर आपको बराबर मिले। देखो भाई कोई बच्चा यदि नोट्स नहीं लिया है ना, नोट्स नहीं ले पाया है, वो यदि वीडियो से नोट्स बनाना चाहता है तो बराबर बना सकता है। बाकी जो बच्चा नोट्स लिया है ना, उसको कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। यहाँ पे समझो, नोट्स से बढ़िया लिखते चलो। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र आपका प्राप्त हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें हम एक आयताकार लूप की कल्पना करते हैं। आयताकार लूप क्यों बनाओगे सर? आयताकार लूप क्योंकि बिना लूप के हम थ्योरम प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि एम्पियर का परिपथी नियम लगाने वाले हैं। तो एक लूप की कल्पना करते हैं। मान लीजिए यहां से अपन ले लेते हैं इस तरीके से एक आयताकार लूप। इस आयताकार लूप के बारे में बात करें बच्चों, तो इस आयताकार लूप के बारे में बात करें तो यहां पर A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। यदि मैं आपसे कह दूं कि इसकी जो टोटल लंबाई x है, तो टोटल इसमें x में कितने फेरे होंगे तो आप कहोगे nx। यदि इसमें I धारा बह रही तो टोटल इसमें फेरों में कितनी धारा बहेगी nxi। ये आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, तो फिर आप लोग परेशान मत होना। अभी फिलहाल इतना समझो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। उस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कैसे जनरेट हुआ ये भी मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होने का कारण है जब हम धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। परिनालिका के बाहर किसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहता, केवल अंदर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसी की हम गणना करने वाले हैं। तो यही चीज आप लोगों को बताया गया कि भाई हमारे पास क्या है ना, धारावाही परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है ना। अब बच्चों जब हम बात करते हैं कि धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है बच्चों तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बाहर शून्य और अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब बाहर लगभग शून्य रहता है। जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर CD के कारण जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी। लंबा चौड़ा है, कहानी में इतना आसान नहीं है जो आप सोचते हो कि भाई 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कोई बच्चा है ना क्लास को पूरा नहीं देखता, उसको समझ में इसलिए नहीं आता। फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बात करते हैं बच्चों कि हम एक क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक हम क्या करेंगे, बंद लूप, आयताकार लूप ABCD की कल्पना करते हैं। अब यहां से हिंदी लिखना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए माना एक आयताकार लूप, एक आयताकार लूप, कैसा बच्चों, आयताकार लूप, या आप इसको थोड़ा सा पतला करो, लिखने में दिक्कत जा रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप ABCD की कल्पना करते हैं। एक बंद लूप की क्यों कल्पना कर ली, क्योंकि एम्पियर का परिपथी नियम बंद लूप के लिए ही है ना। एम्पियर का परिपथी नियम बच्चों एक बंद लूप के लिए ही है। आयताकार लूप है
जिसमें हमने माना है कि जो AB की लंबाई है, जो AB की लंबाई है और CD की लंबाई आयताकार है, इसकी भुजा बच्चों x है। क्या है? x है। ठीक, क्लियर? इतना क्लियर है। अब एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है कि निर्वात हो, है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित धारा या उस बंद लूप से घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। इसका मतलब यदि मैं आपसे कह दूं कि आयताकार लूप ABCD में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितने भागों में होगा? 4 भागों में। एक तो AB, एक तो BC, एक तो CD और एक AD। भाई 4 भाग है, 4 भुजा भी है। इन चारों भुजाओं के कारण जो तीव्रता होगी वो पूरे बंद लूप की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। समझ में आया? मतलब रेखीय समाकलन निकालेंगे तो AB के कारण निकालेंगे, BC के कारण निकालेंगे, CD के कारण निकालेंगे और फिर बच्चों अपना AD के कारण। तो 4 भागों में निकालेंगे, तभी हमारा, है ना, एम्पियर के परिपथी नियम से रेखीय समाकलन निकल कर आएगा। ठीक है, चलो। तो ये नहीं, यहां पर मैं आपसे लिखने के लिए बोलूं कि आयताकार लूप ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। देखना बच्चा लोग, यहीं पे मजा आएगा थोड़ा सा। बोला क्या गया है? बंद लूप है, V इंटू DL हो जाएगा रेखीय समाकलन। वो कितने भागों में होगा बच्चों? 4 भागों में। एक अपना A से B चलेगा, एक अपना A से B चलेगा, दूसरा बच्चों V से C चलेगा, है ना, फिर तीसरा होगा बच्चों C से D। ठीक है, और जो चौथा होगा बच्चों A से D। और इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको आप समीकरण 1 दे दो। क्योंकि भाई ये देखो ना, आयताकार जो लूप है वो 4 भुजाओं से मिलकर बना है। अब जब रेखीय समाकलन की बात करेंगे तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि B डॉट DL, जब हम A डॉट B की बात करते हैं, A डॉट B और टूटता है तो AB cos थीटा होता है। अब यहां पर थीटा का वैल्यू सबका अलग अलग है, कोण अलग अलग है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कहीं ना कहीं अलग अलग होगा। इसलिए 4 भागों के लिए हम निकालते हैं। क्लियर? तो फिलहाल अभी आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट बड़े प्यार से लेना है बच्चों, है ना, बढ़िया बारीकी से लो। फिर आगे अब हम एक एक पॉइंट निकालेंगे, A से B के लिए, B से C, C से D और A से D है लास्ट में, A से D है ये। A से D है। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों, अब पहला कंडीशन कहां से? A से B तक, V डॉट DL। तो क्या होगा बताओ? A से B ही रहेगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये हो जाएगा B DL। A डॉट B का मतलब cos थीटा और cos 0 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह DL है ना, चुंबकीय क्षेत्र वह जो आपका DL है समांतर है। कैसे बच्चों? समांतर। मतलब जो AB जो भुजा है वो AB भुजा है, समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के। जो AB भुजा है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, और समांतर मतलब 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री बच्चा तो cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है।
क्लियर? ओके, तो यहां पर आप लोग यदि देखेंगे तो b बाहर ले लो, a से b, ये dl का मतलब है लंबाई, और dl का मतलब है भाई a से b की लंबाई कितनी है x, तो b इंटू एक्स हो जाएगी, v इंटू एक्स हो जाएगी, ध्यान रखिएगा ये अपना, क्योंकि a से b या c से d x मतलब लंबाई का है बच्चों, तो अपन ने वहां पर x रख दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों, ये पहला कंडीशन था यार, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वाह, दूसरा कंडीशन हम c से d करते हैं, c से d करते हैं, a से b, b से c करो सर, b से c कर दो, b से c, v डॉट dl। a डॉट b का फार्मूला होता है, a डॉट b का फार्मूला क्या होता है, a डॉट b का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो v डॉट dl का v dl कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री। भाई ये चूंकि आप लोगों को यहां पर समझना है कि कोण कैसे बन रहा है, जो CD है, देखो जरा भुजा जो CD है, आयत का भुजा जो CD है ना, वो लंबवत है ना, कि भाई v व dl परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, और लंबवत है इसका मतलब है, लंबवत का मतलब बच्चों 90 डिग्री कोण बनाता है, परस्पर लंबवत का मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये b dl परस्पर समांतर था, यहां पर लंबवत है, तो यहां पर cos 90 का मान शून्य, मतलब कुल मिलाकर के 0, क्योंकि cos 90 बराबर 0 होता है, ठीक है। cos 90 बराबर कितना होता है बता दो आप लोग, cos 90 बराबर कितना होता है, 0 होता है। cos 90 बराबर आपका शून्य होता है, cos 90 बराबर आपका शून्य होता है, cos 90 बराबर आपका शून्य होता है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार जो एक और लंबवत है, देखो जरा, यदि हम बात करें a से d, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मान भी शून्य होगा, ध्यान देख लो। ये आपका a से d, ये चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, वो 90 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। मतलब 3 के कारण हम तो निकाल लिया भैया, अब हम क्या करेंगे, चौथे के कारण निकालेंगे, जो अपना यहां पे बच्चों ये a से d की बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तथा b से d नहीं है भैया, c से d है, c से d v डॉट dl बराबर होगा c से d v dl cos थीटा। चूंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता बच्चा, शून्य होता है। इसलिए जब हम b का मान शून्य रखेंगे बच्चों, तो यदि हम c से d v डॉट dl निकालेंगे, तो आप कहोगे इसका भी मान शून्य आएगा। मतलब केवल एक ही खंड का वैल्यू आया, बाकी 3 भाग का मान शून्य आ गया। उपरोक्त चारों का मान समीकरण 1 में रख देंगे। उपरोक्त चारों का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे बच्चा, तो मतलब अपना पूरे लूप की बात की जा रही है, v डॉट dl की बात की जा रही है। ये पहले का मान आया अपना nx, कितना मान आया भाई पहले के लिए, bx आया, पहले के लिए अपना vx आया, दूसरा 0 आया, तीसरा भी 0 आया और चौथा भी 0 आया। कुल मिलाकर के अपना v डॉट dl आपका आया भाई v इंटू एक्स,
ठीक, और इसको आप समीकरण 2 दे दो, जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमने चित्र में ये बात करा बच्चों कि ए बी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यहां पर निकल कर आ रहा है, ना तो बी सी के कारण निकल कर आ रहा है, ना तो एडी भुजा के कारण निकल कर आ रहा है, ना तो सी डी के कारण निकल रहा है। सी डी तो बाहर है, उसके कारण तीव्रता, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं है भाई, खत्म कहानी। ठीक है, अब हमने केवल ए बी के कारण तीव्रता निकाला है, बाकी तो अन्य के कारण खत्म है। अब हम यहां से बात करेंगे कि यदि हम आपसे बोल दें कि इसमें धारा कितना बहेगा इतने वाले भाग में, भाई यहां पर फेरों की संख्या कितनी होगी, जरा गौर करो। तो फेरों की संख्या बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी। यदि इकाई भाग में n है और टोटल लंबाई x है तो टोटल फेरों की संख्या nx हो जाएगी। और इसमें यदि एक फेरे में I धारा बह रही है तो टोटल धारा I बह जाएगी। समझ में आ गया बाबू मैं क्या कह रहा हूं? फिर से समझना आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि टोटल लंबाई x है, ओके, इकाई भाग में n फेरे हैं, टोटल लंबाई x है तो टोटल फेरों की संख्या nx हो गई। अब उसमें यदि धारा I बह रही है तो धारा I का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कुल धारा निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपसे मैं कह दूं कि आयताकार लूप में से बहने वाली कुल धारा कितनी होगी, आयताकार लूप में बहने वाली कुल धारा का मान कितना होगा बच्चों? आयताकार लूप में फेरों की संख्या, फेरों की कुल संख्या, आयताकार लूप की बात कर रहे हैं, आयताकार लूप में फेरों की कुल संख्या कितनी होगी? nx, nx। अब बच्चों आई धारा सभी में बह रही है तो टोटल धारा ni हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आयताकार रूप में, आयताकार लूप में बहने वाली धारा, तो आप कहोगे सर nx और I का गुणा कर दें, nx और I का गुणा कर दें। अब एम्पियर के परिपथी नियम से, यहां पर जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है? जो भी बंद लूप है उसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का आयताकार लूप की जो धारा है बच्चों उसका म्यू नॉट गुना होगी। आयताकार लूप से घिरे धारा का मान, ठीक, यही तो है एम्पियर का परिपथी नियम कि उस लूप से घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप से घिरे धारा के मान का म्यू नॉट गुना होता है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। ये अपना चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट है भाई, ठीक है। धारा कितनी है अपने पास? धारा है NXI, NXI, ठीक है, NXI, यहां पर लिख लो आप NXI, और इसको समीकरण 3 दे दो। बस 1 मिनट में और आ जाएगा आपका आंसर बाबूजी, 1 मिनट में बस समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3, ये भी आपका B.dl है, ये भी आपका B.dl है, दोनों है ना। तो यदि बच्चों लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर हो जाएगा। तो B इंटू एक्स जो है वो आपका म्यू नॉट NXI के बराबर होगा। x से x काट दो बच्चों तो B बराबर म्यू नॉट NI आ गया। लो बाबूजी, जो कहानी था वो अंत हो चुका है। और यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता तो मेरा नंबर लिख लेना भाई, 9685299149, 96 85 29 91 49। क्या बच्चा? 9685299149। तो पहला पेज अपना ये था। धारावाही प्रणाली का कहते किसे हैं,
इसके बाद बच्चों आप लोगों को थ्योरम करना है, तो थ्योरम यहां से शुरू होता है, ये अपना, फिर अगला पेज, फिर ये अपना पेज। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और प्रॉपर तैयारी करो यार। चैनल पे और बच्चों को जोड़ो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। मजा तभी आता है जब आपके लिए भाई हम मेहनत करें और आप भी छोटा सा रिस्पॉन्स दिखाते हो। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।